मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए, जिसका एग्ज़ाम होना है। हम लोगों को पता है, हमारा पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जाए, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, कहने का मतलब है अभी तक यूपीपी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग 19 जून 2018 को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था उसके जीएस पार्ट का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। किसका? उसके जीएस का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि कह रहा कि पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक कहने का मतलब किसने लिखी है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है हम लोगों को पता है, महात्मा गांधी जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी का इसमें पूरा नाम लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। गांधी जी ने इसको हिंद स्वराज जो इनकी रचना है इसको मूल रूप से गुजराती में लिखा है। किसमें? ये कभी कभी पूछ लेते हैं किस भाषा में है, गुजराती में लिखा था। हम लोग को ध्यान देना है मुख्य रूप से। और इसको इंग्लैंड से, जब गांधी जी एक बार इंग्लैंड से कहाँ जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि इंग्लैंड से अफ्रीका जाते समय, या दक्षिण अफ्रीका हम लोग कह सकते हैं, अफ्रीका जाते समय इसको पानी की जहाज़ पर यात्रा के दौरान लिखी थी। हम लोगों को ध्यान देना है। गांधी जी की कुछ और प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और उसके बाद मेरे सपनों का भारत 1947 में जो लिखा था गांधी जी ने, 1947 में लिखा था मेरे सपनों का भारत। ये गांधी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी या चेदी के नाम से जाना जाता था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये बुंदेलखंड था। कौन था? बुंदेलखंड को चेदी के नाम से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाना जाता था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे उनका नाम था बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो हम लोगों को ध्यान देना है चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है प्राचीन भारत में जमदग्नि, क्या कह रहे हैं, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था। कह रहा कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के डाट डाट जिले में था। मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है वर्तमान समय में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये जमानिया जो था ये प्रेजेंट टाइम में गाजीपुर में है। कहाँ पर है? गाजीपुर में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। गाजीपुर हम लोगों को पता है कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये जो जमानिया था वो प्रेजेंट टाइम का अगर देखा जाए तो ये गाजीपुर है। क्या है? गाजीपुर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि राजा हर्षवर्धन ने डाट डाट में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था या किया, जिसे भद्र विहार कहा जाता था। कहाँ पर? ये हम लोग को ध्यान देना है। इसको बाद में कन्नौज था, कन्नौज को बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी बनाया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कन्नौज ये स्थान है जिसको ज्ञान का केंद्र बनाया था। किसने? हर्षवर्धन ने। और बाद में हम लोगों को ध्यान देना है इसको क्या कहा जाता था, भद्र विहार के नाम से जाना जाता था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन सा गीत गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में हम लोगों को ध्यान देना है कजरी गाई जाती है। क्या की जाती है? कजरी गाई जाती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। वर्षा ऋतु में ये कजरी गाई जाती है, खास करके पहले झूलों पर गाई जाती थी। तो ये हम लोगों को देखना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाराबंकी में देवा मेला, क्या कह रहा है कि बाराबंकी में देवा मेला प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रसिद्ध सूफी संत डाट डाट के वार्षिक उर्स उर्स के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कह रहा किस सूफी संत के वार्षिक उर्स पर मतलब आयोजित किया जाता था, हम लोग को ध्यान देना है। जो बाराबंकी में लगता था कि
क्या है कि वारिस अली शाह जी कौन थे, संत, सूफी संत, जो बहुत फेमस सूफी संत थे, वारिस अली शाह जी थे। इन्हीं के दरगाह पर हम लोग कह सकते हैं, इनका पूरा नाम हाजी वारिस अली शाह था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कहाँ का है, बाराबंकी का है। ये बहुत पूछा जाता है। ये खास करके हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उर्स वाला प्रोग्राम किया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है। मतलब वर्षा के जल को संरक्षित करना है, उसको इकट्ठा करना है। तो कौन सा प्रदेश है, तमिलनाडु। ये हम लोगों को ध्यान है। यहाँ जल की बहुत कमी हो रही थी, इसी को देखते हुए सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए कि जो जल छत पर इकट्ठा होते हैं उसको क्या करें, एक पाइप के माध्यम से ला करके छत पर से उसको एक पाइप के माध्यम से ला करके एक गड्ढे में स्टोर किया जाता था, जिससे कि वाटर लेवल जो है सही से बनी रही है। हम लोगों को ध्यान देना है। तो कौन सा राज्य, तमिलनाडु। ये पूरे राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को डॉट डॉट रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किसके, दहिया नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, दहिया कहते हैं। और कुछ क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को हम लोगों को ध्यान देना है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं लेकिन स्पेशल जैसे बस्तर के लिए है, खास करके बस्तर हम लोग कह सकते हैं, या कुछ और ज़िले हैं, ये भी एमपी के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है। इसको वहाँ पर पेड़ा बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर दहिया बोला जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है, काफ़ी नाम देकर, जैसे कई नाम पूछ लेता है, रोका एक करके नाम पूछता है, रोका। रोका कहने का मतलब है जो झूम कृषि है उसको रोका के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो हम लोग को जानता है, बहुत बार पूछा गया, ब्राज़ील में। कहाँ पर, ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। मिल्या एक करके पूछते हैं कि मिल्या झूम कृषि को कहाँ पर कहा जाता है, तो हम लोगों को पता है मैक्सिको में कहते हैं। मैक्सिको प्लस मध्य अमेरिकन कंट्री जो हैं वहाँ पर बोलते हैं मध्य अमेरिका में। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कई पेपरों में कि पश्चिमी, कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट हम लोग कह सकते हैं भारत में, वहाँ पर जो झूम कृषि होती है उसको कुंवारी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, कुंवारी बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का कि 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है। मतलब कौन सा ऐसा संग्रह इसमें से है जो हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा के लिए गीत का संग्रह है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, किताब ए नौरस। क्या है, किताब ए नौरस है। ये हम लोगों को ध्यान देना, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की जो संबंधित गीत हैं उसको गाया गया है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। किसके द्वारा लिखी गई है, हम लोगों को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आ गया है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। कौन है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई है। जैसा कि हम लोग देखें, अगर हम लोग गीत गोविंद की बात करते हैं, हाई स्कूल से इसको सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। गीत गोविंद को लिखा था जयदेव ने। किसने, जयदेव ने। ये हम लोग को ध्यान देना है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। और पद शाहनामा, जो ये हम लोग को ध्यान देना है, जो पद शाहनामा था, इसके अबुल हमीद लाहौरी इसके कौन है, लेखक, लाहौरी साहब। इनका पूरा नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी, को लाहौरी भी कहा जाता है। तो ये पद शाहनामा के लेखक हैं। और ये जो है मुंतखब उल तवारीख जो है इसके रचयिता कौन है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, बदायूनी है। अब्दुल कादिर बदायूनी इनका पूरा नाम है। तो बदायूनी इसके लेखक हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चूँकि ऑप्शन में है तो कभी भी इसको पूछ सकते हैं, तो इनका हम लोगों को ध्यान देना है। किताब ए नौरस के लेखक कौन है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का, कर्नाटक संगीत में एक अल्पना, क्या कह रहा है, एक अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में एक डॉट डॉट के समान है। मतलब शास्त्रीय संगीत के रूप में किसके समान है, तो हम लोग को ध्यान देना है, ये आलाप के समान है। जिसको आलाप, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब गाते समय जब सुर और ताल मिलाते हैं तो आ करके लंबी जो सांस लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आलाप कहते हैं। वो किसके बराबर है कर्नाटक संगीत में, तो हम लोग को ध्यान देना है अल्पना के बराबर है। जो शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आलाप के नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय वैज्ञानिक, क्या है कि भारतीय वैज्ञानिक और
भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉट डॉट ने 1921 में, अब ये यहाँ क्लियर कर दिए हैं, जो समझ मतलब थोड़ा सा जानकार है यहीं पर उनको क्लियर हो जाए, 1921 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष संगीत के अपने गहरे प्रेम के कारण तारयुक्त उपकरणों के सिद्धांत पर एक पत्र पढ़ा था। मतलब तारयुक्त जो उपकरण होते हैं उसके आधार पर एक पत्र को पढ़ा था। तो हम लोग को ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फेमस भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। ये हैं डॉक्टर सर सीवी रमन जी। ये हम लोगों को ध्यान देना है, कौन है इसमें, सीवी रमन हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को ध्यान देना है कि डॉट डॉट एक सरल उपकरण जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला पोला का मतलब कहने का मतलब उसको थोड़ा से ऊपर उठाने के लिए या उसको फूला बना देने के लिए, थोड़ा से मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये क्या है, कुदाल, कहने का मतलब मिट्टी को खोद देना, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कौन सा उपकरण है जो खरपतवार, जैसा कि हम लोग को पता है फसल जो रहती है, फसल के किनारे किनारे जो मेन फसल है उसके किनारे किनारे जो भी खरपतवार होते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग कुदाल से निकाल देते हैं और फसल ताकि अच्छे से तरक्की कर पाए। तो वो उपकरण कौन सा है, कुदाल, ये हम लोग को ध्यान देना है। और मिट्टी जब ऊपर की थोड़ी सी कट जाती है तो इसके जो फसल होती है इसके जड़ को भी फैलने में काफ़ी, कहने का मतलब सहूलियत होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है। ये हम लोग को ध्यान देना है, कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है और कौन सा विषाणु के कारण होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग को जो इसमें से जितने दिए हैं चारों में से, खसरा है और पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, इसमें है आपका आंत ज्वर, क्या है, आंत ज्वर। आंत ज्वर को हम लोग ज़्यादातर किस नाम से जानते हैं, टाइफाइड, क्या है, टाइफाइड इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। टाइफाइड के नाम से काफ़ी फेमस है, ये बहुत ज़्यादा आंत का बुखार है, इसको हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है, मियादी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसा है, किसके कारण होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है, ये जीवाणुओं के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो तीनों आपके ऊपर वाले हैं, खसरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, ये हम लोग को ध्यान देना है, ये वायरस या विषाणु के कारण होता है, वायरस या विषाणु के कारण होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में जल आपूर्ति के निजीकरण के खिलाफ जल युद्ध हुआ था। कहने का मतलब है कौन से अमेरिकी देश, यहाँ पर कह रहा लैटिन अमेरिकी देश, जिसमें कहने का मतलब है जल के निजीकरण जो हो रहा था उसके लिए क्या हुआ था, जल युद्ध हुआ था। तो हम लोग को ध्यान देना, बोलीविया, क्या है, बोलीविया एक मध्य मतलब दक्षिण अमेरिकी देश है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पर जल के लिए जल युद्ध हुआ था, जल के निजीकरण के लिए। जैसा कि हम लोग को पता है बोलीविया एक पठारी देश है, क्या है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पठार हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पठार हैं। और इसकी राजधानी हम लोग को ध्यान देना, बोलीविया की राजधानी लापाज, क्या है, बोलीविया की राजधानी लापाज है, ये हम लोग को ध्यान देना है, लापाज हो जाएगा। और ये एक पठारी देश है, यहाँ पर बहुत ऊंचा पठार है, बोलीविया का पठार भी बोलते हैं या बोलीविया की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जल के निजीकरण के लिए जल युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय डॉट डॉट में स्थित है, कहाँ है, हम लोग को ध्यान देना है, नई दिल्ली में है, क्या है, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ये हम लोग को ध्यान देना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों को देखना कि वह पहला विदेशी गंतव्य स्थान कौन सा था जिसे PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद दौरा करने के लिए चुना था। मतलब शपथ के बाद मोदी जी ने पहला मतलब यात्रा कहाँ की थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो नेपाल की थी, कहाँ की थी, नेपाल की थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का कि बिम्स्टेक, क्या है, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश, ये हम लोग को ध्यान देना, कितने देश, 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हम लोग को ध्यान देना दक्षिण एशिया मतलब भारत के आसपास के देश प्लस दक्षिण पूर्वी एशिया जहाँ थाईलैंड वगैरह है,
ये हम लोगों को ध्यान देना। दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसका मुख्यालय ढाका में है। कहाँ पर है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ऐसे करके पूछ सकता है। पूरा क्वेश्चन देखकर हम लोग को ध्यान देना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है इसका हेडक्वार्टर। इसको हम लोग को ध्यान देना है कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है। जो आपका बिम्स्टेक है इसका नाम पूरा होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, इसको हम लोग कह सकते हैं टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है, ये हम लोग को ध्यान देना है। इसमें मुख्य रूप से भारत है, क्या है, भारत, बांग्लादेश, उसके बाद में भूटान है, भूटान के बाद में नेपाल है, और उसके बाद में म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। इस प्रकार से इसमें 7 देश हो जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। इसमें जो जिले दिए हुए हैं सब यूपी के हैं, तो हम लोग को ध्यान देना है। राष्ट्रीय राजधानी पूछ रहा है एनसीआर में है, क्या है, एनसीआर में कह रहा है कि कौन सा 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। तो ये हम लोग को ध्यान देना शामली को, क्या है, शामली को 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। तो इस प्रकार हम लोग को ध्यान देना है यूपी के कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन जो है यहाँ पर इसमें यूपी के प्रेजेंट टाइम में 8 जिले शामिल हो गए। यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हो गए हैं, प्रेजेंट टाइम में 8 जिले शामिल हो गए। इसमें हम लोग को ध्यान देना, जैसे आपका गाजियाबाद है, उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर है, फिर मेरठ है, मेरठ के बाद में बागपत है, बागपत के बाद में हापुड़ है, हापुड़ के बाद में मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर। ये हम लोग को ध्यान देना। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिले हैं, ये हम लोग को ध्यान देखना है। दूसरी बात, कितने जिले शामिल हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में, 8 जिले यूपी के हो गए हैं। टोटल पूछा जाए कि अगर सबसे ज़्यादा जिले किस प्रदेश के हैं, तो हम लोग को ध्यान देना हरियाणा के। कहाँ के हैं, हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले हैं। कितने जिले, 14 जिले हैं। कितने हैं, 14 जिले हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और राजस्थान के 2 जिले हैं, राजस्थान के सबसे कम 2 जिले हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी के बारे में कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। कहने का मतलब जो संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में हुआ था उस पर पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारतीय राज्य। तो हम लोग को ध्यान देना असम। क्या था, असम था। उस समय काफ़ी चर्चा में ये था क्वेश्चन, चूँकि जीएसटी काफ़ी चर्चा में थी इसलिए यह क्वेश्चन करंट का था, आ गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पाल, कह रहा है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। पहला राजा का मतलब संस्थापक कह सकते हैं हम लोग। तो पहला राजा पाल वंश का कौन थे, गोपाल थे। कौन थे, गोपाल थे, ये हम लोग को ध्यान देना है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने किया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। जो पाल वंश है ये हम लोग को ध्यान देना है, ये मुख्य रूप से इसका मतलब विकास जो है भारत के पूर्वी क्षेत्रों में हुआ था। जैसे हम लोग कह सकते हैं बंगाल है, बिहार और प्लस उड़ीसा के क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र जो था ये शामिल था, ये इनका पूरा राज्य क्षेत्र था। और इनकी जो राजधानी थी, राजधानी कभी कभी पूछा जा सकता है कि पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो हम लोग को ध्यान देना है पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। क्या थी, मुंगेर थी, ये हम लोगों को ध्यान देना। मुंगेर प्रेजेंट टाइम में बिहार में है, ये हम लोगों को ध्यान देना, बिहार के आसपास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक भू संपत्ति जहां केवल एक नकदी फसल, कह रहा है एक नकदी फसल, क्या है, एक नकदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है, मतलब बेचने के लिए उगाई जाती है, उसे डाट के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग तो जानते हैं जहां एक नकदी फसल खास करके बिक्री के लिए, नकदी फसल मतलब बिक्री के लिए उगाई जाती है, तो हम लोग उसको रोपण कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, रोपण कृषि, या इसको हम लोग बागवानी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बागवानी कहेंगे, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो रोपण कृषि, जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉफ़ी बागान होते हैं, चाय बागान होते हैं, इस प्रकार से, या कोई जो किसी भी मतलब फसल का जो बाग होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना। केला वगैरह जो उगाया जाता है ये किसके अंतर्गत आता है, रोपण कृषि के अंतर्गत हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है वरुण ग्रह
वरुण ग्रह के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो नीला ग्रह, जैसा कि हम लोग ज़्यादातर पढ़े हुए नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी के साथ साथ वरुण ग्रह को भी नीला ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, तो हम लोगों को याद रखना है कि वरुण और पृथ्वी दोनों को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जल के कारण और वायु, जो वरुण ग्रह है वहाँ पर गैसीय स्थिति के कारण ही हम लोगों को ध्यान देना है, उसको नीला ग्रह कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना, और पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। साइंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें से क्रिप्टान, आर्गन और जीनान जो है ये आपकी कैसी गैसें हैं, ये आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। लेकिन जो आपका क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुस्तक द व्हाई व्हाई, कह रहा पुस्तक द व्हाई व्हाई गर्ल, पुस्तक द व्हाई व्हाई गर्ल के लेखक कौन है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसके लेखक महाश्वेता देवी हैं। क्या है, पुस्तक द व्हाई व्हाई गर्ल के लेखक कौन है, तो महाश्वेता देवी हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोगों का कि डाट डाट गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आधारित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए काम करता है। मतलब ये जो गुलाबी गैंग है एक संगठन है जो महिला सशक्तिकरण या महिला की जो हिंसाएं होती है उसको रोकने के लिए, महिलाओं का तरक्की करने के लिए ये संगठन है। इसके संस्थापक पूछ रहा है कौन है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। इसके संस्थापक संपत पाल देवी हैं। क्या है, संपत पाल देवी जी इसके संस्थापक हैं, हम लोग को ध्यान देना है। ये महिलाओं के लिए बहुत काम किया उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में, और ये मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की, कहाँ की, बांदा जिले की। यहीं से जो गुलाबी गैंग है ये फेमस हुई, हम लोग को ध्यान देना है। ये काफ़ी चर्चा में थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हम लोग को ध्यान देना। ये ज़्यादातर गुलाबी रंग के कपड़े, खास करके साड़ी पहने रहते हैं इनके जो ग्रुप वाले होते हैं, और जो पीड़ित होता है उसके पास समूह में जाकर ये लोग वहाँ पर उसका निस्तारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हम लोगों को ध्यान देना है कि मुरादाबाद क्या है, मुरादाबाद डाट डाट काम के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है, दुनिया भर में ये काफ़ी फेमस हो चुका है। किसके लिए, हम लोग को पता है, ये पीतल के लिए। किसके लिए, पीतल के सामान के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी पूछा जाता है कि मुरादाबाद का संबंध किससे है, तो पीतल उद्योग से। पीतल खास करके बर्तन है, जो भी पीतल के सामान बनाए जाते हैं वो मुरादाबाद के लिए है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि महिलाओं को वोट देने, कह रहा है कि महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश, मतलब पूरी दुनिया में पहला देश कौन सा था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो पहली बार अनुमति पूरी दुनिया में महिलाओं को वोट देने किसने दिया था, हम लोग को ध्यान देना है, न्यूजीलैंड ने। किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था। जैसा कि हम लोग पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड। तो हम लोग को ध्यान देना है न्यूजीलैंड ने 1893 में ही, कब, 1893 में। जैसा कि हम लोग को पता है इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, लेकिन वहाँ पर पहले से महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। भारत के अगर सेंस में हम लोग देखें तो भारत में जैसा कि हम लोग को पता है संविधान लागू होने से ही अधिकार प्राप्त है। अगर पहली बार पूछा जाए क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ पर, शहर में दिया गया, तो हम लोग को ध्यान देना 1919 के आसपास में, 1919 में सबसे पहले अगर देखा जाए कहाँ पर, मद्रास प्रेसिडेंसी में या मद्रास में दिया गया था महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का ये अधिकार, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं, कह रहा है कि किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। तो हम लोग को ध्यान देना खिलाफत आंदोलन, किसका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ये मतलब कह सकते हैं कि अली बंधुओं ने किया था। ये खिलाफत आंदोलन हम लोगों को पता है तुर्की के
तुर्की के जो मतलब वहाँ के धर्मगुरु थे उन्हीं के लिए, कपाल पासा उन्हीं के लिए किया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये दुनिया भर के मुस्लिम अपने यहाँ आंदोलन करके उनको समर्थन दे रहे थे ताकि अंग्रेज उनके साथ गड़बड़ ना कर पाएँ, उनके अधिकार को ख़त्म ना करें, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना, अगर खिलाफत आंदोलन पूछ लिया जाता है कब से कब तक होता है, ये हम लोग को ध्यान देना। ये 1919 से लेकर 1924 के आसपास तक चला था। ये खास करके तुर्की में था, लेकिन यहाँ से भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया उनको समर्थन देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान का भाग 4 क्या है? भारतीय संविधान का भाग 4 डाट डाट से संबंधित है, मतलब भाग 4 में क्या दिया हुआ है हम लोग को ध्यान देना है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि पता है हम लोगों को, नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं वो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर के लगभग 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर के कितने तक है? 51 तक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 51 का अलग है, 51 का में मूल कर्तव्य है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये अलग है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं वो 36 से लेकर के 51 तक, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है काली मिट्टी। कह रहा है कि काली मिट्टी को डाट डाट मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। काली मिट्टी को वैसे कई नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी को हम लोग को ध्यान देते हैं, चूँकि कपास इसमें बहुत ज़्यादा उगाई जाती है तो इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसको लावा से चूँकि बनती है तो इसको लावा मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से काली मिट्टी का कई नाम होता है। इसको स्वतः जोती हुई मिट्टी भी कहा जाता है, जैसा कि हम लोग पता है। उत्तर प्रदेश में खास करके इसको हम लोग को ध्यान देना है करेल मिट्टी। क्या है? करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये क्या है? काली मिट्टी के कुछ नाम हैं, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डाट डाट में एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पूछ रहा है, कहाँ पर स्थित है, जिले को नाम दिया है किस जिले में, तो हम लोग को ध्यान देना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। कहाँ पर है? मेरठ जिले में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है हम लोगों का कि मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 4 डाट डाट से संबंधित है। मतलब मानव अधिकार पर यूएन में जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी वो अनुच्छेद जो 4 इसका किससे संबंधित है, तो हम लोग को ध्यान देना है ये दास्ता और मानव व्यापार जो था उसको रोकने के और दास्ता के मुक्ति से संबंधित, दास प्रथा के अंत से संबंधित है, ये हम लोग को ध्यान देना अनुच्छेद 4। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस भारतीय, कह रहा है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन ने पारिस्थितिकी रूप से निम्नलिखित में, मतलब कह रहा है पारिस्थितिकी रूप से अस्थायी कृषि मॉडल, कह रहा है अस्थायी कृषि मॉडल को बढ़ावा देने के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी भूमध्य रेखा पुरस्कार, कहने का मतलब है कह रहा है कि किसने संयुक्त राष्ट्र संघ का भूमध्य रेखा पुरस्कार जीता था, ये हम लोग को ध्यान देना है। भूमध्य रेखा पुरस्कार किसने जीता था, किस संगठन ने जीता था, तो हम लोग को ध्यान देना है स्वयं शिक्षण प्रयोग एक करके एक संगठन है, स्वयं शिक्षण प्रयोग है, इन्होंने ये भूमध्य रेखा पुरस्कार है इसका जीता था। किसका है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी का, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2017 में पूछा था, चूंकि 18 का 19 का पेपर है 18 का, तो ये 17 का क्वेश्चन करंट कथा आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, मतलब कहने का मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये पूछ रहा, मात्रक पूछना चाह रहा है या मात्रक कह रहा पूछ रहा है कि क्या मापता है। तो हम लोग को पता है प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। हम लोग को पता है फिजिक्स में हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश द्वारा क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में क्या है, एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक, ये हम लोग को ध्यान देना है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है हम लोग को ध्यान देना है। एक प्रकाश वर्ष में
46 इंटू 10⁻15, ये हम लोगों को ध्यान देना मीटर, मतलब 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सेंटीमीटर होगा तो जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 है हम लोगों का। ये हम लोगों को देखना है कि मानव नेत्र का, कह रहा है कि मानव नेत्र का रंग नेत्र के डाट डाट में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। किस पर? नेत्र में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इसमें हम लोग को ध्यान देना है। पुतली है, कार्निया है, मुख है और लेंस। ये यहाँ पर गलत छप गया है, यहाँ पर होना चाहिए आइरिस। क्या है? आइरिस। ये कलर की त्रुटि हो गई है। तो किस पर? हम मानव नेत्र का रंग नेत्र के डाट डाट में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। किसके वर्णक पर? हम लोगों को आइरिस के वर्णक पर। किस पर? आइरिस के वर्णक पर निर्भर करता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब हम लोग को आइरिस के बारे में जान लेना है। मानव नेत्र में, कह रहा है कि मानव नेत्र में कार्निया के पीछे अपारदर्शक एक झिल्ली पर्दे होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। कार्निया के पीछे एक झिल्ली होती है, एक पतली झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। अब आइरिस का रंग जो होता है, कह रहा है कि आँख का रंग जो है आइरिस के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे आइरिस होगी उसी प्रकार से आँख का रंग होगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। और पुतली जो होता है, पुतली का आकार भी यही नियंत्रित करती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उर्दू शायरी, कह रहा उर्दू शायरी में पीरक गोरखपुरी, क्या कह रहा है? उर्दू शायरी में पीरक गोरखपुरी से नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो पीरक गोरखपुरी से नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये कई बार क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो रघुपत, कह रहा है कि रघुपत सहाय, क्या है? रघुपत सहाय जी जो हैं, इनको पीरक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। उर्दू शायरी में एक काफ़ी फेमस नाम है, ये हम लोगों को याद रखना है। इनके कुछ प्रमुख जो शायरियाँ हैं उसमें से जैसे है गुल ए नगमा, क्या है? गुल ए नगमा, ये कहीं कहीं पूछा गया है। गुल ए नगमा करके है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इनके कुछ जैसे रंग ए शायरी, क्या है? रंग ए शायरी करके भी इनका एक मतलब शायरी संग्रह है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सरगम भी एक है, सरगम। तो इस प्रकार से इनके कुछ प्रमुख जो शायरी संग्रह है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है, जो इसमें से लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग को ध्यान देना है कि निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, मतलब सीमा साझा करता है। कह रहा है कि सीमा साझा उत्तर प्रदेश से कौन सा ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो हम लोग को ध्यान देना नेपाल। क्या है? नेपाल है। चूँकि उत्तर प्रदेश का, जैसा कि हम लोग पता है कि भारत के मैप में उत्तर प्रदेश के आसपास हम लोग देखें तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे करके नेपाल है। तो ये पूरा यूपी है, ये वाला पार्ट जो है ये नेपाल है। तो नेपाल यहाँ से सीमा साझा करता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चीन यहाँ पर ऊपर है, इस प्रकार से चीन है। भूटान इधर किनारे पड़ जाएगा और बांग्लादेश भी दूर पड़ता है। तो ये तीनों साझा नहीं करते हैं, नेपाल हो जाएगा। इसका हम लोग मैपिंग में अध्ययन भी बहुत बढ़िया से कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुल मिलाकर 38 क्वेश्चन ये मित्रों हम लोगों का इसमें रहता है। जीएस में 37 या 38 मतलब 38 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इस प्रकार अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों का प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और जो भी इसमें से 30-40% 25% प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं, उसमें से हमारा लगभग काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हम लोग निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। हम लोगों को एक एक, कहते हैं नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या होता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपनी तैयारी को डायरेक्ट रेगुलर कंटिन्यू बनाए रखना है। चलिए मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।